आगे की 2 बेंच छोड़ दिया करें, बाकी सारी बेंच आपकी है, जहां बैठनी बैठो, कोई दिक्कत है नहीं। ये सभी बेंचों के अंदर रहता है, मतलब जैसे बड़े बेंच होते हैं, तो छोटे बेंच में तो कहीं भी बैठो, कोई दिक्कत है नहीं। आज वैसे भी संडे का प्रभाव है, कम ही आए हो, और मैं कल कह के भी गया था संडे है लेकिन छुट्टी नहीं है, लेकिन आप संडे का मतलब छुट्टी मान लेते हैं। आप तो क्या मानते, आप तो नहीं मानते तब आ गए हो, जो मानते हो तो आए ही नहीं है। कल वाला समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? कोई पढ़ के आया है और उसका कोई पर्सन में डाउट है कल वाला पढ़ाए हुए में से, तो आप सबसे पहले वो सवाल मुझे दे दीजिए, मैं उनको सॉल्यूशन कराता हूँ, फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कार्य ऊर्जा शक्ति के बारे में, और उसके बाद में पढ़ाऊंगा प्रेरक के बारे में, जो कि टॉपिक मैं कल बता के गया हूँ। कल बता के गए ना, तो मैं पढ़ाऊँ उसके बारे में। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट आया, कोई भी डाउट आया जो आपको पढ़ाया गया है, वो पूछ लीजिए, इसमें निसंकोच, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। नॉन लीनियर और नॉन लीनियर एरे के क्या हुआ क्या? हाँ, ओके 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 ओके, खड़े हो जाओ फिर, मैं बताऊंगा, तो कोई ऐसे ऐसे नहीं है। आपको ऐसे लगे मैं बेइज्जती बेइज्जती कुछ नहीं करता, आप पढ़ते हो ना, मैं पढ़ने की दृष्टि से ही काम करता हूँ, ठीक है? मैं आपको सभी सवालों का उत्तर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे ये बताओ, एक दिशीय एलिमेंट किसे कहते हैं? डायोड एक दिशीय है, ओके। रजिस्टर द्विदिशीय। रजिस्टर द्विदिशीय क्यों है? क्योंकि किसी भी दिशा में लगो उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जिसके दिशा परिवर्तन करने पर गुण बदल जाते हैं वो होते हैं एक दिशीय, ठीक है? अब बात आती है लीनियर की, रेखीय। लीनियर किसे कहते हैं? नहीं नहीं, वो तो मैं बताऊंगा ना, जो भी आपको पता आप बताओ, मैं तो आपको करेक्ट करूंगा। जो ओम के नियम का पालन करते हैं। ओम के नियम में हमने पढ़ा था कल, V बराबर आई आर। आर क्या था? नियत, यानी आर परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आर परिवर्तन नहीं होना चाहिए, रेखा कैसे आनी चाहिए? सीधी, सीधी रेखा आनी चाहिए। यदि रेखा सीधी है, ढाल नियत है, तो कौन सा है? रेखीय। तो प्रतिरोध हमारे पास कौन सा था? रेखीय, ठीक है? यदि मान लो ढाल परिवर्तन हो रही है, जैसे डायोड में होती है, पहले तो वोल्टेज बढ़ा रहे हो, धारा बढ़ ही नहीं रही है, बाद में एक बिंदु आता है, वोल्टेज तो थोड़ा बढ़ाते हो, धारा ज्यादा बढ़ती है, तो इसका मतलब वो कौन सी है? एरेखीय। उसे क्या कहते हैं? एरेखीय। या फिर इनपुट जीरो होने पर आउटपुट जीरो नहीं हो, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था, बीच में से लाइन खींच के, तो वो भी क्या था? एरेखीय। बैठने का बोला ही नहीं मैंने, नहीं मैं आराम से। अब देखो ये होता है रेखीय रेखीय, यहां तक भी आपके किसी का डाउट नहीं है। डाउट केवल एक सवाल को लेकर रहता है कि नियत प्रतिरोध तो है रेखीय, परिवर्तित प्रतिरोध है अरेखीय, ये कैसे? ये डाउट है क्या? एक्चुअल डाउट तो यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो है। हाँ, ये डाउट यही बनता है, डाउट बनता भी यही है। देखो नियत मान का मतलब इसका मान कभी चेंज नहीं होना है, मान रहना फिक्स, 5 ओम है तो 5 ओम, 15 ओम है तो 15 ओम, 20 ओम है तो 20 ओम, ठीक है? लेकिन परिवर्तित मान जैसे एलडीआर है, आप तो वोल्टेज बढ़ा रहे हो, धारा बढ़ रही है, लेकिन बीच में यदि प्रकाश उस पर ज्यादा गिर गया तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? चेंज। एलडीआर का तो यही गुण होता है। थर्मिस्टर, वो क्या होगा? तापमान के कारण उसके गुण बदल जाएंगे। वीडीआर, वोल्टेज के कारण गुण बदल जाएंगे। तो यानी कि मेरे पास एक रेगुलेटर है, वोल्टेज बढ़ाने पर धारा बढ़ रही है, लेकिन मैं रेगुलेटर को 1 2 3 पॉइंट पे घुमा रहा हूं, तो मान तो मैं खुद ही चेंज कर रहा हूं, तो वो कौन सा आ जाएगा? एरेखीय। तो परिवर्तित प्रतिरोध क्या होगा? एरेखीय। और नियत मान वाला क्या होगा? रेखीय, ठीक है? अब डाउट कोई और रह गए तो बता दो, बैठ दो। पहली बात तो देखो कि इसमें आपको संकोच होना नहीं चाहिए, कितनी बड़ी क्लास हो, आपको मतलब सवाल पूछने की आजादी होती है, आप सवाल पूछो आराम से, और मैं जब भी आपको सवाल का उत्तर दूंगा तो हमेशा 2 4 चीजें एक्स्ट्रा ही दूंगा, है?
प्रतिरोध फिक्स होता है तो प्रतिरोध फिक्स होता तो नियत हुआ ना। अरे भाई देखो, आप आपको तो मैं खड़ा भी नहीं करता क्योंकि आप उम्र में काफी बड़े दिख रहे हो मेरे से। चलो आप ध्यान से समझना बात, मैं आराम से समझूंगा। आपको ये देखना आ रही है कैसे। मान लो कि मैंने इसका मान लिया 5 ओम। ठीक है, ठीक है। आई बराबर होता है V बटा R, होता है। V 0 है तो बताओ धारा भी क्या होगी, 0। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो, V का मान मैं 10 करता हूं। V का मान कितना किया, 10। R का मान कितना है, 5 है ना भाई। तो V बटा क्या हो जाएगा, 5। तो बताओ धारा क्या होगी, 10 में 5 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 2। मान लो ये आया 2 एम्पियर। तो ये बिंदु ये मिला कि नहीं मिला। वोल्टेज 10 है तो धारा कितनी है, 2। चलो, वोल्टेज को मैंने कर दिया 20 तो धारा कितनी आएगी, 4। वोल्टेज को कर दिया मैंने 30, धारा कितनी आई, 6। वोल्टेज को कर दिया मैंने 40, धारा कितनी आई, 8। आप देखोगे हर बार बिंदु इसी लाइन पे बनेगा कि नहीं बनेगा, ये तो कन्फर्म है कि नहीं है। हर बिंदु इस लाइन पे बनेगा। फिर इन बिंदुओं को सबको मिलाऊंगा तो रेखा कैसे बनेगी, सीधी बनेगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं तो मेरे धारा बढ़ रही है। आर तो मेरे पास क्या है, नियत है। नियत, जो नियत होता है उसका ढाल क्या होती है, फिक्स। ढाल चेंज नहीं होती है, ढाल क्या है, फिक्स। तो अब ये आर नहीं बढ़ रहा है, ये आर थोड़ी बढ़ रहा है। ये तो वोल्टेज बढ़ने पर क्या बढ़ रही है, धारा। आर तो नियत है। देख लो, मैंने आर 5 रख के वैल्यू पुट करके दी। 10 को 2, 20 है तो कितना है, 4, 30 है तो कितना है, 6, 40 है तो कितना है, 8। आप पॉइंटों को मिला तो ऐसे तो ग्राफ बनता है। ये ग्राफ है। यदि आपने कोई ग्राफ की लाइन देखी हो तो पहले होती है y बराबर mx। इक्वेशन, रेखा की इक्वेशन यही होती है, y बराबर mx। जैसे x है इनपुट, y है आउटपुट, m है ढाल, स्लोप। ये और कोई सवाल, कोई भी सवाल है पूछ लो भाई। देखो कि सवाल पूछने में आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। माथा क्यों बांधे बैठे हो, हाँ खोल दो, आराम से रहो। ऐसे मतलब 3 घंटे बैठना है, माथा कितनी देर बांध के रखोगे। तो और कोई डाउट है तो पूछ लो। और आपके डाउट आ नहीं रहे इसका बहुत बड़ा कारण है क्योंकि आपने जाके सवाल किए नहीं है, केवल थ्योरी पढ़ी है। थ्योरी मैंने लिखी, आपने अधिकतर यदि पढ़ी है तो केवल थ्योरी पढ़ी है। जब तक सवाल नहीं करोगे आपको डाउट आएगा भी कैसे। सवाल तो करने पड़ेंगे ना। देखो, सवाल सीधी एक चीज है, उसको डायरेक्ट पूछे नहीं पूछे, इनडायरेक्ट पूछे, एक ही सवाल को 4 अलग अलग भाषाओं में देके पूछा जाता है। आ जाओ आगे आ जाओ। तो आपका समय आ गया है, ये हमने पहले ही बताया था। हाँ है, आते सवाल मतलब, हाँ हाँ। मुझे ला के दे सकते हो क्या, मुझे मतलब वैसे याद नहीं है। ये चलो मैं इसके 2 उदाहरण और देता हूँ। ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, 2 उदाहरण और देते हैं। आप जानते हो श्रेणी क्रम में क्या होती है, धारा एक समान, समांतर क्रम में विभव एक समान, ये जानते हो ना। सवाल देता हूं मैं। आप यदि इस प्रकार ही पढ़ रहे हो
तो आप टेक्निकल ज्यादा पढ़ भी नहीं रहे हो। जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ उस हिसाब से आपको पढ़ना थोड़ा ज्यादा चाहिए। आ जाओ आ जाओ। ये सवाल है, प्रतिरोध का मान आपको खुद को बताना है। मैं आपको एक हिंट लिख देता हूँ। हिंट लिख देता तो क्या, वो तो आपको आता है, जब आपने आईटीआई में एडमिशन लिया तब भी आपको आता है। लेकिन लगाना पड़ेगा यहाँ कि श्रेणी क्रम में धारा एक समान होती है और समांतर में वोल्टेज एक समान होता है। ये तो आती है ना लाइन है, ये तो सबको पता है। श्रेणी क्रम में धारा एक समान, समांतर क्रम में वोल्टेज एक समान। घरों के कनेक्शन कौन सा क्रम में है? समांतर क्रम। क्यों? वोल्टेज एक समान। करो सोल्व। क्या रहेगा मुझे नहीं पता कौन सा। ये 49 नंबर सवाल, वो तो अभी मैं करूंगा। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? अभी थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा। लैंप का ना, लैंप बाकी ना कार्य ऊर्जा शक्ति में ना, ऊर्जा में उसमें आएगा। अभी पढ़ाऊंगा मैं थोड़ी देर में ही। तीर का निशान कह रहा है कि अमीटर है, और ये 10 एम्पियर भी कह रहा है कि एम्पियर है। कंफ्यूजन तो है ही नहीं। तीर का निशान होता तो क्या कहता है? धारा स्रोत। प्लस माइनस होता तो विभव स्रोत। अरे कल तो बहुत ज्यादा चीजें। आप बताइए, आपके पास आईटीआई की कोई भी किताब थी ना तो उसमें थी नहीं चीजें, जाके चेक कर लेना। जो कल बताई थी वो नहीं थी चीजें, और आज भी बताऊंगा तो पीछे सवाल कोई बचेगा नहीं। लेकिन क्या है कि आप है ना, या तो आप आलसी हो गए हैं या बिल्कुल सीरियस ले नहीं रहे हैं। डीएमआरसी वाले तो क्या भर्ती निकाल नहीं रहे हैं। नहीं तो क्या है कि ज्यादातर तो क्या डीएमआरसी में आपकी आंखें खुलती थी पहले। डीएमआरसी परीक्षा देकर आते थे, वो ये कहता आता तो सब कुछ है लेकिन सवाल समझ में नहीं आ रहा है। डीएमआरसी एग्जाम देके यही आते थे, सवाल समझ नहीं आ रहा, भाषा पता नहीं चल रही है। तो भाषा कैसे पता चलेगी? प्रैक्टिस करने से ना। तो सवाल आपको करने हैं। अच्छा देखो सिंपल, कई बच्चे बड़ा टिपिकल देखते हैं। इधर देखो ये कितना एम्पियर है भाई, इधर आ कितना रहा? 10। 10 में से इधर कितना गया? 8। तो इधर कितना जाएगा? कोई कंफ्यूजन है किसी के? यही तो कैसील है। समांतर क्रम में वोल्टेज क्या होता है? एक समान। और वोल्टेज V बराबर क्या होता है? आई आर। V बराबर क्या होता है? आई आर। बताओ इधर धारा कितनी है? 8। प्रतिरोध कितना है? 4। जो इसका वोल्टेज है वही वोल्टेज क्या होगा यहां का ना। यहां बताओ धारा कितनी है? 2। और प्रतिरोध क्या है? R। बस खत्म हो गया, सवाल हो गया। क्या करना था? समांतर क्रम में वोल्टेज क्या है? एक समान। यही तो लगाना है। समांतर क्रम में वोल्टेज एक समान। तो आप करेंगे आर बराबर क्या हो जाएगा? 8 चौक 32/2 बराबर कितना ओम आ जाएगा? 16 ओम। ये पता चला कि नहीं चला सवाल? हो गया। अगला सवाल।
सवाल आसान है। ओम के नियम के अलावा कुछ लगते नहीं, ओम के नियम और कैसे के भी लगते हैं। ये तो सब कुछ हमने पढ़ लिया है। हो गए भाई सबके। समांतर में वोल्टेज क्या होता है? तो ये वोल्टेज यहां पर कितना है? 20। यहां पर भी कितना होगा? 20। यहां पर भी कितना होगा? 20। V बराबर क्या होता है? IR। देखो V कितना है? 20। I कितना दिया? 4। R क्या करना है? ज्ञात। बताओ R कितना होगा? 20/4 बराबर कितना ओम? 5 ओम। पानी वानी पी के आए हो? आ तो ठीक है। अब देखो कि आपको खुद को पढ़ के आना पड़ेगा। बिना पढ़े तो आपके खुद के ढंग के डाउट आएंगे नहीं। जब तक डाउट आएंगे नहीं तब तक मैं सोल्व क्या करूंगा? थ्योरी में आपको कोई दिक्कत नहीं है, सवाल करो। सवाल में भी दिक्कत है नहीं, लेकिन भाषा के कारण समझ आने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए वो सवाल मेरे से पूछ लिया करो। बाकी घर पे जाके सवाल किया करो, क्योंकि भाषा तो अलग अलग देता है, कभी टेढ़ा मेढ़ा। अब मैंने तो आर, यहाँ आर ज्ञात करवा रहा हूँ, वो श्रेणी में दे सकता है, समांतर में दे सकता है, नेटवर्क कैसे बढ़ाऊं? लॉजिक यही लगेगा, लॉजिक दूसरा कोई नहीं है। हो गया भाई? चलो अब हम पढ़ते हैं कार्य ऊर्जा शक्ति के बारे में। कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य देखो वर्क। कार्य क्या होता है? किसी क्रिया को करना क्या कहलाता है? कार्य। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। जूल कह दो या वाट इंटू सेकंड कह दो। वाट इंटू सेकंड। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल या वाट इंटू सेकंड। बस कार्य के बारे में हमें कुछ नहीं पढ़ना है। फिजिक्स में पढ़ते हैं हम कार्य के बारे में, जो भी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। यह हमारे पास ऊर्जा और शक्ति का लेना देना है। ऊर्जा और शक्ति दोनों कार्य से होकर आती है, इसलिए कार्य के बारे में इतना सा लिख दिया है। बाकी इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए।
लिख लिया। कार्य के बाद में दूसरा था शक्ति। शक्ति यानी पावर। शक्ति क्या होती है भाई? शक्ति होती है कार्य करने की दर, यानी कार्य बटा समय। शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर। कार्य करने की दर को क्या कहते हो? शक्ति कहते हैं। तो बताओ, शक्ति का यदि आपको मात्रक पूछे तो कार्य का मात्रक क्या था भाई? जूल। और समय का मात्रक क्या था? सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड कह दो और यहां क्या कहोगे? वाट। जूल प्रति सेकंड कहोगे, यहां क्या कहोगे? वाट। ठीक है। तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, यानी कि आप ये कहते हैं P बराबर W बटा T। P बराबर क्या होता है? W बटा T। अब ये तो थी फिजिक्स की शक्ति। विद्युत के हिसाब से शक्ति में आते हैं तो पहला तो क्या लिखोगे? P बराबर क्या होता है? VI। P बराबर क्या होता है? VI। और V बराबर क्या होता है? IR। V बराबर IR होता है तो उसको लिखोगे तो I इंटू आई क्या होगा? I स्क्वायर R। और तीसरा लिखेंगे P बराबर क्या होगा? V स्क्वायर बटा R। P बराबर V स्क्वायर बटा R। तो पहला तो P बराबर क्या है भाई? VI। दूसरा I स्क्वायर R। और तीसरा V स्क्वायर बटा R। V स्क्वायर बटा R है जो पावर रेटिंग ज्ञात करते हैं ना, तो ये सूत्र काम में लिया जाता है पावर रेटिंग में। और I स्क्वायर R है जो पावर की खपत करते हैं, तो P बराबर क्या काम आता है? I स्क्वायर R। और P बराबर VI तो होता है वोल्ट इंटू एम्पीयर, होता है वाट। तीनों ही सूत्र करेक्ट है। P बराबर VI, P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर V स्क्वायर बटा R। बताओ, I बराबर रूट P बटा R सही है या I बराबर रूट P गुणा R सही है? एक नंबर सही है कि दो नंबर सही है, या दोनों ही गलत है कि दोनों ही सही है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहां क्या होगा? R आएगा इधर नीचे, तो P बटा R बराबर क्या होगा? I स्क्वायर। तो I ज्ञात करना, दोनों तरफ वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो P बटा R का क्या लोगे? रूट। तो क्या बनेगा? एक नंबर वाला। और ये इसलिए दिया है, 1% आएगा उसमें ऑप्शन में है ऐसे। पूछेगा बताओ कौन सा शक्ति का सूत्र? ऑप्शन ऐसे ऐसे बना के दे दिया उन्होंने, सीधा सूत्र लिखा नहीं उन्होंने, उसी सूत्र को तोड़ मरोड़ के दे दिया। P बराबर VI, P बराबर I स्क्वायर R और P बराबर V स्क्वायर बटा R। लिख लिया? ठीक है। आप बताओ, 1 किलोवाट बराबर कितना वाट होंगे? 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर कितना वाट होंगे? 1000। 1 HP बराबर कितने वाट होंगे? 746 यदि वाट होंगे तो ये प्रणाली कौन सी है? ब्रिटिश।
और इसी प्रणाली के तहत यदि संख्या लेते हैं तो आपके पास 1 किलोवाट में कितने एचपी आएंगे? तो 1000 में भाग किसका दो? 746 का, तो 1.34 एचपी। और ये भी कौन सी प्रणाली है? ब्रिटिश है, ये ध्यान रखना भाई। इसी प्रकार 1 एचपी बराबर कितने वाट होते हैं? 735.5 वाट। कौन सी प्रणाली है? मीट्रिक। और यहां फिर आप ये कह दोगे 1 किलोवाट बराबर 1.36 एचपी। वाट की जगह एचपी में लिखूंगा तो क्या आएगा? 1.36। तो आप ये देखना कि प्रणाली ब्रिटिश दी है या मीट्रिक दी है, उस पर फर्क पड़ेगा। क्लियर? है? ब्रिटिश का मतलब होता अंग्रेज। हाँ, ब्रिटिश का मतलब वही थे। उनकी प्रणाली है अंग्रेज वाली प्रणाली है, एपीएस वाली है, फुट पाउंड सेकंड है ना, उस प्रणाली में वो है ब्रिटिश। मीट्रिक है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, जो पूरे अंतरराष्ट्र में यानी विश्व में सब जगह काम में ली जाएगी। वो प्रणाली कौन सी है? मीट्रिक। और ब्रिटिश है ब्रिटेन वालों की प्रणाली। लिख लिया? लिखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ है ना, छोटी छोटी चीजें बहुत सारी आएगी, आपको सबको बड़े ध्यान से रखना, तसल्ली से आराम से लिखेंगे, आराम से देखेंगे, छोटी छोटी चीजें ज्यादा आएगी। मीट्रिक, मीट्रिक प्रणाली कहते हैं एमकेस को। मीट्रिक प्रणाली किसको कहते हैं? एमकेस को। एमकेस का संशोधित रूप क्या है? एसआई। तो एसआई को या एमकेस को बात एक ही होती है। एमकेस का ही परिवर्तित रूप क्या है? एसआई है। एसआई को या एमकेस को बात एक ही है। इसलिए कभी भी आपको या तो ऐसे मात्रक पूछेगा या एमकेस पूछेगा, दोनों तो सेम ही होते हैं। ऐसे और एमकेस अलग अलग मात्रक थोड़ी है, दोनों सेम ही है। कंफ्यूज? इसमें कंफ्यूज तो होता ही नहीं है, ये तो मैं पहले दिन आते ही यही बताता हूं। फिर पता नहीं आप पहले दिन आए नहीं है, मैं फर्स्ट डे यही बता देता हूं, तो फिर आगे कंफ्यूज होता रहे तो होता रहे। बाकी पहले दिन ही कॉपी में यही लिखवा देता हूं कि प्रणाली का ध्यान रखना पड़ता है। लिख लिया? ये तो दो छोटे छोटे सवाल देता हूं। आप मार्केट से एक बल्ब लेके आते हैं, इलेक्ट्रिशियन हो, बल्ब लेके आते हो, तो उस पर क्या लिखा होता है? ओम, वाट, वोल्ट या धारा। ये चार चीजें दी, इन चार में से क्या क्या लिखा जाता है? एम्पियर नहीं लिखा जाता है, वाट एंड वोल्ट। बल्ब की रेटिंग होती है वाट एंड वोल्ट में, ठीक है नहीं? जैसे मैं आपको एक सवाल देता हूं, ध्यान से देखना भाई, कि 200 वाट और 220 वोल्ट के बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करो। बल्ब लेके आते हो ना, तो वाट एंड वोल्ट ही दिया जाता है,
ओम ओम नहीं दिया जाता है, न धारा दी जाती है, ये दो रेटिंग में ये दिए जाते हैं। करो ज्ञात। मैंने आपको दिया क्या? पावर। और क्या दे रखा? वोल्ट। पूछे क्या है? आर। बताओ इन तीन में से कौन सा समीकरण लगेगा? तीसरा। पावर दी हुई है, वोल्ट दिया हुआ है, ज्ञात क्या करना है? आर। तो लगाओ तीसरा समीकरण, मतलब तीसरा सूत्र। वो क्या कहता है? P बराबर V स्क्वायर बटा आर। तो बताओ आर बराबर क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बटा P। ये आर उधर जाएगा, P आ जाएगा इस तरफ। आर बराबर क्या हो गया? V स्क्वायर बटा P। तो आर बराबर V स्क्वायर क्या होगा भाई? 220 गुणा 220 बट्टा कितना आया? 200। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से काटा तो कितना आया? 11। और 22 को 11 से गुणा किया तो 242। तो 242 ओम आया। बात सबके सही आई नहीं आई? अगला सवाल जो है ये है, अगला सवाल है, एक मिनट, 50 वाट 220 वोल्ट के बल्ब का प्रतिरोध है। हाँ, कहां थे तुम? P बराबर V स्क्वायर बटा आर सूत्र जाना है। तो R इधर जाएगा तो P आ जाएगी इधर, क्रॉस है, R बराबर V स्क्वायर बटा P लिख दिया। अरे भाई देखो, ये तो आपके मतलब थोड़ी गणित की कमजोरी है, मैं आपको आराम से समझाऊं। मैं वापस काटूंगा, ध्यान से देखना केवल। P बराबर V स्क्वायर बटा R है। अब मैं तीर से गुणा में R उधर ले जाऊं तो R गुणा P बराबर क्या हो जाएगा? V स्क्वायर। ये भी सही है, लेकिन मुझे ज्ञात क्या करना है? R। तो R बराबर मैं क्या लिखूंगा? V स्क्वायर। P कहां जाएगा? इधर नीचे, तो P आ गया। वही तो किया मैंने, देख लो। R बराबर V स्क्वायर बटा P। ये समझ में आया नहीं आया? बस ठीक है। आप मेरे इलेक्ट्रिशियन से दुखी नहीं हो, आप खुद की गणित से दुखी हो। हाँ, वो गणित से दुखी को कहते हैं इसे। तो इसमें इलेक्ट्रिशियन तो क्या करती है? इलेक्ट्रिशियन का रोल अब आने वाला है, एक लाइन का रोल आएगा, परीक्षा का सवाल रह जाता है। 968। आप ये लिखेंगे आर बराबर क्या होगा? V स्क्वायर बटा P। आप ऑब्जेक्टिव वाली किताब खोलेंगे तो कम से कम 8 से 10 सवाल इसी सूत्र पे मिलेंगे। 8 से 10 सवाल मिलेंगे इस पर। V स्क्वायर, V कितना है? 220 गुणा कितना है? 220 बटा कितना है भाई? 50। जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से काटा तो ये आया 44। 22 इंटू 22 होते हैं 484। 484 का दुगुना कर दो, 1000 में से 16 2 32 घटा 968 आया। ये जो हमने दोनों किया अभी तक, तो हमने गणित की है। इसमें आपको इलेक्ट्रिशियन ये नजर आएगी कि सेम वोल्ट पर दो बल्ब है, 220 वोल्ट 220 वोल्ट, सेम वोल्ट पर दो बल्ब है। तो जिस बल्ब की वाट क्षमता कम है उसका प्रतिरोध ज्यादा है। जिसकी वाट क्षमता कम है उसका प्रतिरोध क्या है? वाट क्षमता इसकी कम है, प्रतिरोध इसका क्या है? ज्यादा। इसकी वाट क्षमता ज्यादा, प्रतिरोध क्या है? कम है कि नहीं है? जिसकी वाट क्षमता कम है उसका प्रतिरोध क्या है? ज्यादा। क्लियर?
कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो तो बता देना भाई, ध्यान से समझना चीजों को। अभी देखो, पहली बात तो चमकने दो। मैं उस उद्देश्य पे आ रहा हूं और मैं आपको एक एक लाइन में करा रहा हूं उद्देश्य। आपको मैं ना, आप कहोगे ना कम क्यों चमकता है, मैं भी अभी तो उत्तर दूंगा केवल। फिर आप कहोगे ये कम क्यों चमकता है, वो ज्यादा क्यों चमकता है, तो क्यों का उत्तर ही तो निकाल रहा हूं। वो जो क्यों पूछोगे ना, क्यों दिखेगा, तो जिसकी वाट क्षमता कम उसका प्रतिरोध क्या है, ज्यादा। सब दिखेगा भी, आप चिंता मत करो। आप ध्यान से देख लेना, एक एक लाइन मिल जाएगी आपको। मुझे पता है कि आपके क्या क्या सवाल होते हैं। यदि एक बार मैं काफी सारे मैंने पढ़ा के, मतलब ऐसे आपको डिटेल, पूरी डिटेल पढ़ी है। वैसे ही मैंने पहला जयपुर का बैच लगाया था, तो हमारी कोचिंग थी वो त्रिवेणी चौराहे के पास। तो मैंने पूरा पढ़ा है डीसी थ्योरी। और मैं गलती से, पता नहीं क्या मेरे दिमाग से स्लिप हो गया कि वो है ना, मैंने बल्ब लिखाना भूल गया था कि 40 वाट और 60 वाट के दोनों श्रेणी क्रम में होते हैं, तो 40 वाट वाला ज्यादा चमकता है। ये लाइन में भूल गया, और ये लाइन लगभग हर आईटीआई वाले लड़कों को आती है। उसने फोन किया हमारे ऑफिस में, तो उसने कहा सर से बात करनी है, काफी देर बात हुई नहीं। तो फिर उसने कहा कि नहीं नहीं, वो वहां जयपुर में तो अधूरा पढ़ा के आ गए। मैं तो उस समय जोधपुर चला गया था वापस पढ़ा के। तो मैंने कहा क्या पढ़ा है अधूरा, कि आपने लिखा ही नहीं है कि 40 वाट का ज्यादा चमकता है। तो उसके बाद तो मैं कभी जयपुर में भूला नहीं। मुझे याद है, जब भी मैं लिखाऊंगा 40 वाट वाला ज्यादा चमकता, मैं लिखा के जाऊंगा। ठीक है, लेकिन आप कारण देखते ना, सवाल कोई इधर उधर नहीं होंगे। आप केवल आराम से देखो चीजें, चीजों को कोई तनाव नहीं ले। मैं कुल पावर ज्ञात करूंगा भाई। तो इसके एक्रॉस पावर क्या आएगी, P1, और इसके एक्रॉस पावर क्या आएगी, P2। मैं आराम से ज्ञात करूंगा, आप ध्यान से देखना। नोट करने वाला काम बाद में भी कर सकते हो, बोले आप देख लेना ध्यान से। आप बताओ, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा तो पूरा श्रेणी क्रम में धारा तो एक ही रहेगी। तो I बराबर क्या लिखूंगा मैं, V बटा R। ठीक है, आप मुझे बताइए V का मान कितना है, 60। R का मान कितना है भाई, तो आप कहेंगे 10 प्लस 20, दोनों श्रेणी क्रम में तो जुड़ेंगे, कितने हो गए, 30। 60 में 30 का भाग दिया, कितना एम्पियर आया, 2 एम्पियर। कोई कंफ्यूजन नहीं है। और अब मुझे P1 और P2 ज्ञात करना है। तो P बराबर तो क्या होता है, I स्क्वायर R। P बराबर क्या होता है, पावर खपत ज्ञात करूंगा, तो P बराबर I स्क्वायर R। तो मुझे बताइए P1 क्या होगा, P1 का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे I स्क्वायर, I का मान कितना है, 2। श्रेणी क्रम में धारा तो सेम है, 2 का स्क्वायर इंटू P1 है, तो प्रतिरोध कितना लूंगा, 10। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया भाई, 4। 4 इंटू 10 कितना हो गया, 40। 40 वाट। और P2 क्या हो गया, आप कहेंगे 2 का स्क्वायर, I स्क्वायर R है ना, R कितना P2 में, 20। तो बताओ 4 इंटू 20 कितना, 80 वाट। 80 वाट। टोटल पावर खपत कितनी होगी, तो आप कहेंगे P1 प्लस P2 बराबर 40 प्लस 80 बराबर 120 वाट। कोई टेंशन है नहीं। एक अगला सवाल है, यही मेरे पास 10 और 20 ओम वाले सेम ही है। केवल मैंने कनेक्शन कौन से क्रम में कर दिया है, समांतर का। ये कितना ओम का है, 10 ओम। ये कितना ओम का है, 20 ओम। ठीक है,
और ये कितना है 60। अभी तो केवल मैंने ये श्रेणी में था, इनको क्या जोड़ा है समांतर, और कोई चेंज नहीं किया ना। आप मुझे बताओ यहां धारा कितनी आएगी I1, और यहां धारा कितनी होगी I2। और समांतर क्रम में वोल्टेज क्या होता है एक समान। तो बताओ I1 का मान कितना है। तो आप कहेंगे वोल्टेज कितना 60, और V में वोल्टेज में प्रतिरोध का भाग दोगे धारा कितनी आई 6। ठीक है। और I2 का मान कितना आएगा भाई 60 में भाग इसका दोगे 20 का, बराबर कितना एम्पीयर आया 3। यहां पावर होगी वो क्या होगी P1, और यहां पावर क्या होगी P2। तो आप मुझे बताओ P1 बराबर क्या होगा। तो आप कहेंगे I1 स्क्वायर इंटू R1 है ना भाई। बताओ P1 में धारा कौन सी I1 है। I1 कितना 6 का स्क्वायर इंटू R1 का मान कितना 10। 6 का स्क्वायर 36 इंटू 10 कितना हुआ 360 वाट। P2 हमारे पास क्या होगा I2 स्क्वायर इंटू R2। बताओ कितना 3 का स्क्वायर इंटू कितना हुआ 20। 3 का स्क्वायर कितना 9। 9 इंटू 20 कितना हुआ 180 वाट। ठीक है, हो गया। अब बताओ टोटल पावर क्या है। P1 बराबर P1 प्लस P2 360 प्लस 180 बराबर 540 वाट। पहली बात है इसमें भी कुल पावर हमने जोड़ा और इसमें भी कुल पावर हमने जोड़ा है। तो दोनों में कुल पावर जोड़ा है तो एक लाइन लिखूंगा मैं, पावर एक योज्य राशि है। पावर एक योगात्मक या योज्य राशि है। योगात्मक या योज्य राशि है। इसका मतलब कुल पावर क्या आएगा Pt बराबर P1 प्लस P2 प्लस डैश 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 है। कुल पावर सदैव क्या होगा जुड़ेगा। कुल पावर क्या होगा सदैव जुड़ेगा। अब देखो दूसरा, ये भी रिजल्ट निकलेंगे यहां से। इसको आप देखो, यदि सेम वोल्ट पर यदि जिसकी वाट ज्यादा है उसका प्रतिरोध क्या है कम, और वाट कम है उसका प्रतिरोध क्या होता है ज्यादा। ठीक है, मैंने श्रेणी और समांतर दोनों क्रम लगाए हैं। श्रेणी क्रम में देखो ध्यान से, 10 ओम की पावर कितनी है भाई 40, और 20 ओम की है 80। यानी कि कम ओम है तो पावर भी क्या है कम, ज्यादा ओम है तो पावर भी ज्यादा। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ देखो 10 ओम है उसके एक्रॉस पावर कितनी 360, और 20 ओम का कितने 180। यहाँ पर जो प्रतिरोध कम है तो पावर क्या ही ज्यादा, और प्रतिरोध ज्यादा है तो पावर क्या ही कम। तो श्रेणी और समांतर में एक सा केस थोड़ी लगेगा, एक ही सा लगेगा नहीं, अलग अलग लगेगा। पहले नोट करो, मैं सारे कारण सहित चीजें आएगी आपकी।
क्या हुआ, कोई डाउट है तो पूछ लेना भाई। वोल्टेज में प्रतिरोध का भाग दोगे तो धारा आएगी, प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा कम होगी, वही लॉजिक है। प्रतिरोध कहते भी धारा के पूर्व में बाधा। पावर एक योगात्मक राशि होती है। आप न्यूमेरिकल दे के घबराए नहीं, न्यूमेरिकल का सामना करो और सोल्व करना पड़ेगा। लोको पायलट में सिलेक्शन होने का आधार ही न्यूमेरिकल है। ये जब तक बात आपको पल्ले नहीं पड़ेगी तब तक दिक्कत रहेगी। आपका कोई वहम होगा कि थ्योरेटिकल सवालों से लोको पायलट बना जाता है, ऐसा होता नहीं है। कभी पिछले पेपर उठा के देखो, 50% से ज्यादा सवाल में न्यूमेरिकल ही होता है। तो न्यूमेरिकल सवाल को सोल्व करना, न्यूमेरिकल अप्रोच धीरे धीरे लानी पड़ेगी। और टेक्निकल में तो न्यूमेरिकल का तो रोल बहुत ज्यादा है वैसे भी, और लोको पायलट है टेक्निकल भर्ती, तो रोल होना ही है। लिख लिया? ओके। तो पावर एक कौन सी राशि है? देखो मैंने श्रेणी में और समांतर दोनों में जोड़ा कि नहीं जोड़ा? जोड़ा। अब इसके ऊपर 2 स्टार बना देना। थोड़ी देर में मैं एक लाइन लिखूंगा, उससे आप घबराएंगे तो योगात्मक है कि नहीं है। सौ वाट की रेटिंग के 2 बल्ब समांतर क्रम में संयोजन करने पर कुल पावर खपत ज्ञात करो। ऐसा सवाल काफी बार पूछा हुआ है। 100 वाट की रेटिंग के कितने बल्ब है भाई? 2 बल्ब। तो आप कुल पावर क्या करोगे? P1 प्लस P2 दोनों को जोड़ दोगे तो 100 प्लस 100 बराबर कितना वाट आएगा? 200। कितना वाट आएगा? 200। कौन सा क्रम है ये? और यही सवाल आपका वापस देते हैं। समांतर की जगह हमने कर दिया श्रेणी क्रम। चीजें समझना, समांतर की जगह हमने क्या कर दिया? श्रेणी क्रम। अब कुल पावर क्या होगा? पीटी बराबर, देखो ध्यान से, ये लगेगा सूत्र P1 गुणा P2 बटा P1 प्लस P2, यानी कि 100 गुणा 100 बटा 100 प्लस 100। बताओ, तो आप कहेंगे 100 गुणा 100 बटा 100 प्लस 100 कितना हुआ? 200। 200। 2 0 से 2 0 कट गए, 100 में 2 का भाग दिया, कितना वाट है? 50। तो जब परीक्षा में सवाल का उत्तर दो तो आपको सबसे पहले यह देखना पड़ेगा
कि बल्ब का संयोजन कौन सा है, समांतर है कि श्रेणी है। समांतर संयोजन है तो दोनों पावर क्या हुई थी, जुड़ी। श्रेणी है तो हमारे पास P1 गुणा P2 अपॉन P1 प्लस P2। ये पावर है जो पावर खपत वाली नहीं है, पावर रेटिंग वाली है। कौन सी है, रेटिंग वाली। खपत वाली तो हमेशा ही क्या होगी, जुड़ेगी। मैंने कहा यही कंफ्यूज करती है। श्रेणी में भी जुड़ी थी, श्रेणी में भी क्या हुई, टू कुल पावर क्या हुई, जुड़ी। समांतर में भी कुल पावर क्या हुई, जुड़ी। लेकिन ये पावर है वो रेटिंग की है। किसकी होती है, रेटिंग की। तो इसलिए इसको लेके कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैं पूरा पूरा लिखा है मैंने। ये पावर है रेटिंग की। आपको ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी है ट्रेड में तो मॉड्यूल फर्स्ट में कर लो सबसे ज्यादा माथाफोड़ी इसी में। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं, मॉड्यूल सेकंड में आपको याद करवा दूंगा वैसे भी। और आपको मैंने आज तक किसी बेच में लिखना नहीं दिया, कोई थोड़ी बहुत चीज मैंने लिखाई नहीं तो मॉड्यूल सेकंड में कभी लिखा था नहीं, उसमें लिखना पड़ता भी नहीं, वो मॉड्यूल है ही ऐसा ही। और ये दो मॉड्यूल ही आपको काफी हद तक पार डाल देते हैं, काफी हद तक। नहीं तो यदि इसको ढंग से नहीं पढ़ोगे तो फिर आना आप इलेक्ट्रिशियन को लेकर तनाव में रहोगे, मशीन कैसे पढ़ूंगा, मशीन यही नहीं पढ़ोगे मशीन तो कैसे ही पढ़ोगे आप। यहां तो सीधा वोल्टेज धारा है ना, वहां तो चुंबकीय फ्लक्स और आएगा। हाँ चुंबकीय फ्लक्स आएगा, फ्लक्स में परिवर्तन की दर आएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, ज्यादा नंबर ऑफ टर्न हो जाएगा कोयल के। ऊपर से कुंडलियां दोनों टच हो नहीं रही है लेकिन फिर भी धारा ट्रांसफर हो रही है, तो उसका सिद्धांत आएगा, तो वो तो भारी ज्यादा पड़ेगा, ये ज्यादा आसान पड़ रहा है। हैं? किसके पास ऑब्जेक्टिव की बुक नहीं है वो ले लो, ऑब्जेक्टिव की बुक ले लो, थ्योरी की बुक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी थ्योरी की बुक आती है ब्रह्मास्त्र, नोट्स भी आते हैं मार्केट में, वो आपको कोई से ही नहीं लेने, आप क्लासरूम के स्टूडेंट हैं, वो सब कुछ आपके नोट्स में सब कुछ है। ऑब्जेक्टिव की बुक इसलिए लो ताकि आप प्रैक्टिस करो। सवाल कैसे पूछे जाते हैं, जितने भी सवाल है परीक्षा में आए हुए सवाल है उसमें, ताकि आप प्रैक्टिस करें, आपको पता करे चले कि कौन से सवालों में आपको दिक्कत आ रही है, कौन से हो रहे हैं। मेरी आती है एक ही, रामबाण आती है, यहां से नहीं होगी, मार्केट से मिलेगी। सेकंड मत लेना, फर्स्ट। मैंने कहा ना एक दिन क्लास में भी, सेकंड लोको पायलट वाले कोई बच्चे वॉल्यूम सेकंड नहीं लेना, वॉल्यूम फर्स्ट ही लेना है। वॉल्यूम सेकंड तो हमने हेल्पर वाले बच्चों के लिए निकाली थी, उन्होंने कहा था कि सर हमने फर्स्ट पूरी याद कर ली, आगे क्या पढ़े आगे क्या पढ़े आगे क्या पढ़े, तो हमने सेकंड निकाल दी, बाकी सेकंड नहीं है हमारी। मैंने सबसे ज्यादा फर्स्ट में की हुई है, फर्स्ट में 72 पेपर है, 72 पेपर है जो ऑल इंडिया हुए हैं। लोको पायलट के पेपर उसमें है, डीएमआरसी के पेपर है। ऐप पर चीजें थोड़ी सी अलग चलती रहती है, हमेशा चलती है, जो कि वो ज्यादातर उन बच्चों के लिए चलती है जो तैयारी कर लिए हैं और उसको लगातार पढ़ना होता है, मोटिवेट होता रहना होता है, उसके लिए ऐप में चलती है जो चीजें फ्री होती है। जैसे एक डेली क्विज होती है जो डेली अपडेट होती है, एक लाइव टेस्ट होता है वो हर संडे अपडेट होता है, लेकिन वो सारे वही दे सकते हैं जो पहले पढ़ लिए हैं। जैसे मान लो आप अभी लोको पायलट तैयारी कर रहे हैं, लोको पायलट मान लो 3 महीने भर्ती नहीं आई, आपने लोको पायलट पढ़ लिया, तो हम नहीं चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत आए, तो हम डेली क्या है कि ऐप पर फ्री में क्विज देते रहते हैं, टेस्ट देते रहते हैं, तो क्विज और टेस्ट आप देते रहो ताकि आपका पढ़ने का मन करता रहे, वो उस लिए दी जाती है। शुरुआत वाले बच्चों के लिए वो ज्यादा काम की है भी नहीं,
क्योंकि आप पढ़ रहे हो अभी डीसी, वहां जाओगे सवाल आया हुआ ट्रांसफॉर्मर का, वो तो वो मिक्स चलती है, वो एक अलग ही लेवल से चलती है, अपनी मिक्स चलती है, वो कोई टॉपिक से लेना देना नहीं है उसका। हो गया, लिख लिया। अगला सवाल, आप देखो ये सारे सवाल कंफ्यूज करने वाले हैं, जो मैं अलग अलग आपको छांट छांट के लिख दिए हैं। अगला सवाल है, 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब कौन सा बल्ब ज्यादा रोशनी देगा या कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा, बताइए भाई। 40 वाट और 60 वाट के दो दो बल्ब है, समांतर क्रम में संयोजित है, ज्यादा कौन चमकेगा? 60 वाट का। ये अभी देख लो आपने सबने 40 वाट इस प्रश्न का उत्तर याद कर रखा है, इसीलिए मैंने क्या कहा, मैं आपको सब कुछ लिखा दूंगा ताकि आपको दिक्कत आएगी नहीं कोई परीक्षा में। तो आपने जो चीज याद करेगी, लेकिन उसमें क्या होता है, हमें यह देखना होता है कि सवाल पूछा किसके लिए है। अब समांतर की जगह जैसे ही श्रेणी क्रम करूंगा, अब बताओ ज्यादा कौन सा चमकेगा? 40 वाट। यदि श्रेणी क्रम होगा तो कम वाट का ज्यादा चमकेगा, क्योंकि देखो अब इसका कारण, जिसका वाट कम है उसका प्रतिरोध क्या है? ज्यादा। वो मैंने थोड़ी देर पहले कराया। और जिसका प्रतिरोध ज्यादा होता है श्रेणी क्रम में, वही ज्यादा पावर खपत करता है। तो कौन ज्यादा चमकेगा? 40 वाट। और समांतर क्रम में तो ज्यादा कौन चमकेगा? 60 वाट। इसलिए आप जब सवाल आए तो ध्यान रखना कि श्रेणी क्रम दिया कि समांतर क्रम दिया। समांतर क्रम में ज्यादा मान का चमकेगा ज्यादा, और श्रेणी क्रम में कम मान का चमकेगा ज्यादा। अब बताओ कोई कंफ्यूजन है तो? अब इसके अलावा आपके पास सवाल है भी नहीं, क्या आप बताओगे? ये सवाल थे जो घूम फिर के कंफ्यूज होते थे, जो भी आपने पढ़ा उसमें कंफ्यूज होते थे, वो सारी चीजें मैंने अलग अलग करके कंफ्यूजन दूर कर दिए हैं। समांतर क्रम में एमसीबी पर डिपेंड करेगा। वो तो ज्यादा एमसीबी का मतलब है कितनी रेटिंग की एमसीबी है, वो एमसीबी पर डिपेंड करेगा। यदि आपने एमसीबी लगाई नहीं है तो सारे उपकरण खराब होंगे। समांतर में एमसीबी से ही तो करते हैं। हमारे पास एमसीबी जो जहां लगाते हैं ना, वही मेन पैनल तो वही होता है अपना, घर का मेन पैनल तो वही लगाते हो ना, उसको आप डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बोल दो। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स क्यों किया? वहां से हमारे पास घर में वितरण स्टार्ट होगा। अलग अलग कमरे की एमसीबी सब एक जगह कर देते हैं, तो वो तो वितरण बॉक्स हो गया ना। तो वहां से सारे कनेक्शन कौन से क्रम होंगे? समांतर। हाँ, आप देखोगे वितरण बॉक्स है 6-7 एक पाइपें निकलती है। यदि आप करते हैं तो 6-7 पाइप निकलती है ना, कि इस कमरे में जानी है, इधर बाथरूम की तरफ जानी है, छत की तरफ जानी है, अलग अलग निकालते हैं। वो इसलिए निकालते हैं क्योंकि एक तरफ वाली में कोई दिक्कत आए तो दूसरे को कोई प्रभावित नहीं करे। उसी के साथ एक लगाते हो आप आइसोलेटर, लगाते हो? वाह, आइसोलेटर लगता है। आइसोलेटर मेन स्विच का काम करता है। जब आप घर से बाहर जा रहे हो 5 दिन के लिए, सारी लाइटें बंद करनी है, कोई भूल भी गए तो आप आइसोलेटर नीचे कर देते हो, उसे आइसोलेटर कहते हैं। वो एमसीबी थोड़ी है रेड कलर, वो तो आइसोलेटर है। वो कौन सा एमसीबी है?
एमसीबी तो एक सिंगल सिंगल वाली वो एमसीबी है, तो एक साथ वाला वो आइसोलेटर है। आइसोलेटर स्विच का काम करता है, सुरक्षा का काम करता ही नहीं है। कभी भी शॉर्ट सर्किट होगा तो आइसोलेटर नीचे थोड़ी गिरेगा, एमसीबी नीचे गिरेगी। आइसोलेटर को क्या लेना देना, आइसोलेटर क्या काम करता है, स्विच का। आइसोलेटर से सप्लाई जाती है एमसीबी में, एमसीबी से जाती है कमरे में। तो आइसोलेटर क्या है, एक नियंत्रक स्विच है, यह भी एक सवाल है। और इसलिए उसको नियंत्रक स्विच नहीं मानना है तो अन्य वैद्युतिक सहायक सामग्री माना जाता है उसको। इतने दिन तो यही लिखते थे अन्य वैद्युतिक सहायक सामग्री है, लेकिन सुरक्षा युक्ति कतई नहीं है ये। किसको, हाँ करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं हम तो, गांव में पहले करते ही थे, आजकल समांतर में कराइए। इतने दिन तक तो वो तार ही आता था, आगे से आगे जाता था, कमरे से कमरे में बल्ब आगे जुड़ता जाता था, फिर वो धीमे ज्यादा प्रकाश नहीं देते हैं। आपने देखा होगा अक्सर ये प्रॉब्लम फेज की होगी, उसमें वो प्रकाश क्या मिलता है उसे, कम। श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो 2 बल्ब जोड़ोगे तो टोटल पावर खपत कितनी की है, देखो 2 बल्ब जोड़ा 100 वाट का पावर खपत कितनी हुई, 85। और उन्हीं को समांतर में जोड़ते तो कितना होती है, 200। बताओ ज्यादा कब चमकता, समांतर में, इसलिए कनेक्शन कौन से क्रम में करूंगा, समांतर में। श्रेणी में चमकेगा नहीं ना ज्यादा भाई। है श्रेणी क्रम में बिजली का बिल कम नहीं आता, श्रेणी क्रम बिजली का बिल से कोई लेना देना नहीं इसमें। मैं एक काम बताऊं, बिजली का बिल इसलिए लेना देना नहीं है क्योंकि आप एक इलेक्ट्रीशियन हो और इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हो, तो अपना एक नियत होती है जो काम करने की, वो ये होती है जितनी भी पावर है वो मैक्सिमम पावर लोड को ट्रांसफर की जाए, और कोई नियत नहीं होती। बिजली का बिल बाद की चीज है, हमारा काम होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रांसफर किसको प्रदान की जाए, लोड को। तो जो लोड लगता है उसको मैक्सिमम पावर देनी चाहिए, ताकि यदि मैं इसको ट्यूबलाइट को ट्यूबलाइट की पूरी क्षमता दूंगा तभी तो पूरा रोशनी देगी, कम क्षमता दूंगा तो वैसे भी कम रोशनी देगी। तो उस बिल से क्या लेना देना जब मेरा कार्य ही पूरा नहीं हो रहा है, पर्पज ही पूरा नहीं हो रहा है कि नहीं है। इसलिए हमारा एक ही काम होता है कि हम उसको मैक्सिमम लोड है, जो मैक्सिमम सप्लाई किसको दे रहे हैं, लोड को। आप पंखे को सप्लाई क्या देना चाहते हैं, मैक्सिमम, तभी पंखा तेज चलेगा। और बिल कम लाना तो उसको सप्लाई कम दे दो, फिर वो धीमे से धीमे धीमे चल रहा है, फिर हवा नहीं आ रही है। हाँ, ट्रांसफॉर्मर से श्रेणी में समांतर में आती है, डेल्टा से स्टार संयोजन होता है। जो इनपुट होता है वो डेल्टा होता है, आउटपुट होता है वो स्टार होता है, स्टार होता है। अब उस स्टार से आप, स्टार का 2 काम है, चाहो तो 3 फेज में काम ले लो, चाहो तो सिंगल फेज में। सिंगल फेज में काम लेना तो तीनों गली में अलग अलग एक एक वायर भेज दो तो सिंगल फेज काम आ जाएगी, ठीक है। और 3 फेज में काम लेना है तो तीनों को एक साथ भेजो तो वहां 3 फेज में काम ले लो। तो 3 फेज और सिंगल फेज दोनों काम कर लेते हैं। इसलिए गांवों के वितरण ट्रांसफॉर्मर जो भी है वो डेल्टा टू स्टार कन्वर्टर है। और उसमें भी कई बार होता है ना कि उसमें एक गली में लाइट आ रही है, एक में नहीं आ रही, उन्होंने एक फेज में सप्लाई दे दी, 2 में दी नहीं, उन्होंने कहा 3 फेज की मोटरें बंद हो जाएगी। इसीलिए पहले, अब तो फिर भी थोड़ा थोड़ा गवर्नमेंट काफी अलग अलग लाइनें बना रही है। पहले क्या करती थी कि 3 लाइनें देती थी, नहीं 3 फेज, उससे ट्यूबवेल भी उसे जुड़ती थी, वो दिन में 1 लाइन में देती थी फेज, एक सिंगल लाइन में फेज दे देती थी, ठीक है, कि घरों की लाइटें तो एक से चल जाएगी। तो 1 फेज में सप्लाई दे दी और 3 फेज का कार्य क्या हो गया, बंद। तो ऐसा करते थे। अब तो आजकल तो बहुत ज्यादा लाइन अलग अलग गवर्नमेंट बिछाने लगी, तो इतना ज्यादा दिक्कत नहीं है, पहले ज्यादा दिक्कत थी। और कोई सवाल हो गया? हमारे गांव में क्या है कि मीटर बहुत कम लगे हुए हैं। हाँ है, तो इसलिए बिल के बारे में क्या बताएं। सवाल बिल का नहीं है, सवाल बिल का तो वैसे आपको वाट से पता चल रहा है, जिसका वाट ज्यादा ऊर्जा खपत क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि इसे जस्ट वाला हम ऊर्जा पढ़ेंगे,
और उसमें बिल पढ़ेंगे और बिल के रुपए भी पढ़ेंगे। जस्ट अगला, अभी तो मैंने वाट पढ़ा ना, अगला जस्ट क्या पढ़ाऊंगा, ऊर्जा पढ़ूंगा, ठीक है ना। तो जो श्रेणी क्रम में जनरली हम काम में लेना चाहते ही नहीं कहीं, लेकिन फिर भी है ना, जो अस्थायी वायरिंग होती है, जो मेले या उत्सव होते हैं डोम, उसमें एक डोम से दूसरे डोम में लाइट जा रही है ना, बल्ब, वो कौन से क्रम होता है, श्रेणी क्रम। सजावटी लाइटों में कौन से क्रम लगा देते हैं, श्रेणी क्रम, क्योंकि बहुत सारे बल्ब होते हैं छोटे छोटे, इतने सारे तार जोड़ना पॉसिबल नहीं है, तो कौन से क्रम लगा देते हैं, श्रेणी क्रम। और आजकल तो शहरों में भी ठीक कर दिया, पहले क्या होता है शहरों में ना, वो ठेकेदार तार बचाने के चक्कर में 6 खंबे एक साथ श्रेणी में कर देता था, एक स्विच ऑफ करते ही 6 लगातार ऑफ होते थे, ऐसे होते थे ना, फिर अगले 6, फिर अगले 6, अगले 6, तो फिर उन्होंने 3-3 किए। अब तो सबको क्या कर दिया, समांतर क्रम है, क्योंकि गवर्नमेंट का आदेश है कि भाई जो यदि आपने ट्यूबलाइट लगाई है तो रोशनी पूरी आनी चाहिए, तो आप श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ सकते, समांतर क्रम में जोड़ो। समांतर क्रम में जोड़ने के लिए हर बार अलग अलग नया नया क्या लाना पड़ता है, तार कनेक्शन करना पड़ता है ना, तो उसमें दिक्कत आती थी उनको, इसलिए एक से वो काम चलाते थे। तो हमारे पास कनेक्शन कौन सा क्रम में करना चाहिए, समांतर क्रम है। श्रेणी क्रम में हम कनेक्शन करना ही नहीं चाहते हैं। श्रेणी क्रम हम जहां जहां कनेक्शन कर रहे हैं वहां सारी जगह मजबूरियां हैं। एक तो करते हैं अस्थायी वायरिंग में, अस्थायी वायरिंग में प्योर मजबूरियां होती है। अस्थायी वायरिंग कौन सी होती है, जो क्लिट वायरिंग होती है। जैसे मान लो मेला है, कोई 5 दिन के लिए मेला लगा, तो वहां कोई समांतर संयोजन थोड़ी करेंगे, वहां एक तार जाएगा, उसके आगे जोड़े जाते हैं, फिर दूसरी लाइन में दूसरा तार चला जाता है, ऐसा जाता है ना, वो कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम। तो वो क्लिट वायरिंग उसमें काम में ले लेते हैं, या फिर आप सजावटी लाइटों में काम ले लेते हैं, जहां पर हमें केवल सजावट से मतलब है, बहुत ज्यादा रोशनी से मतलब है नहीं, वहां काम में ले लेते हैं। बाकी आपको सवाल ये है, घरों के कनेक्शन कौन सा क्रम है, समांतर क्रम है, रोड लाइट के कनेक्शन कौन सा क्रम है, समांतर क्रम। क्लियर, और कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, अब देखो कि हमारे पास हम पढ़ते हैं 3 नंबर भाग है ऊर्जा। ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। ऊर्जा कहते हैं कार्य करने की क्षमता को। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है जूल, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के लिए काम में लेते हो तो इसका मात्रक आप क्या लिखोगे, kWh। बाकी सारा भाग में वैसे भी फिजिक्स में पढ़ाता हूं इस ऊर्जा का, तो यहां मैं केवल kWh के बारे में चर्चा करूंगा, बाकी तो ऊर्जा हम फिजिक्स में पूरी पढ़ते ही है। आओ आओ आओ, बड़े जल्दी आए हो। जो kWh होता है ना, उसका दूसरा नाम होता है BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बीओटी क्या होता है भाई, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, और यानी कि ये हमारे पास व्यापारिक मात्रक है। कौन सा मात्रक आएगा भाई, व्यापारिक मात्रक है। एक बीओटी बराबर क्या होता है, 1 kWh। इसका मतलब बीओटी को या 1 kWh को और या फिर 1 यूनिट को, बात एक ही है। तो बिजली का बिल 1 यूनिट आने का मतलब क्या होता है, 1 kWh है। आजकल डिजिटल मल्टीमीटर है तो वहां आगे जो वैल्यू लिखी जाती है उसके आगे लिखा हो ना, kWh लिखा होता है। तो एक बीओटी को या 1 यूनिट को या 1 kWh को, बात एक ही है। kWh बराबर होता है क्या है, वाट इंटू घंटा बटा 1000।
सूत्र क्या रहेगा, वाट इंटू घंटा बटा 1000, KWH। नहीं डाउनलोड हो जाएंगे भाई, ठीक है मुकेश, बोल देंगे। व्यापारिक मात्रा का मतलब होता है कि अंग्रेजों ने बिजली तो उत्पादन करना शुरू कर दिया, अब लोगों को तार जोड़ के कनेक्शन भी देने लगे, तो उन्होंने कहा यार ऐसा एक मात्रक बनाना पड़ेगा जिससे हम इनसे चार्ज कर सके, जो ज्यादा उपभोग करे उसे ज्यादा चार्ज करें, कम उपभोग करे उसे कम चार्ज करें, तो हमें एक ऐसा मात्रक तो बनाना पड़ेगा ना। उस मात्रक को कहा व्यापारिक मात्रक, जो व्यापार करने के लिए काम में लिया जाता है। बिजली कंपनियां हमें सप्लाई देती है, हमारा हम जितनी ज्यादा उपभोग करेंगे उतना ज्यादा बिल भरेंगे, तो वो क्या कर रही है, व्यापार कर रही है। उसके लिए उन्होंने मात्रक डिसाइड किया, यूनिट के हिसाब से बिल दे रही है कि नहीं दे रही है, तो उस मात्रक को क्या कहा, व्यापारिक मात्रक। वह मात्रक जो व्यापार करने के लिए आवश्यक है, उस मात्रक को व्यापारिक मात्रक का। जैसे अभी तो किसानों को 2 तरह की स्कीम दी जाती है, चाहो तो आप यूनिट से बिल भर लो व्यापारिक मात्रक से, और एक जो सबसे ज्यादा चलती है फ्लैट रेट। फ्लैट रेट महीने की तो दो, बात खत्म, जितनी जितनी हम दे रहे हैं उतनी काम है, लो, नहीं दे रहे हैं तो फिर बैठे रहो, उसमें यही है ना। हाँ फ्लैट रेट, ज्यादातर फ्लैट रेट चलती। क्या हुआ, फ्लैट रेट क्या होती है, फ्लैट रेट होती है फिक्स, महीने के 3000 दे दो, 2000 दे दो, जो फिक्स हो जाती है, उस रेट को क्या कहते हैं, फ्लैट रेट। उससे कोई प्रभाव नहीं होता है कि आपने बिजली का उपभोग कम किया ज्यादा किया। आप कहोगे महीने ट्यूबवेल तो 1 महीने से बंद पड़ी थी, भले ही पड़ी रहो। फ्लैट रेट है तो मतलब जो रेट है वो फिक्स है, वो देनी है आपको, चाहे 1 दिन चलाओ चाहे 30 दिन चलाओ, उसे कोई लेना देना नहीं उनको। वो कनेक्शन, फ्लैट रेट के कनेक्शन होते हैं। हाँ गवर्नमेंट को कहते हैं कि कनेक्शन कर दो फ्लैट रेट वाला। कुछ एरिया में तो किए हैं, लगभग काफी एरिया में है, काफी एरिया है जो KWS से देते हैं। किसान कृषक भूमि में बिजली के कनेक्शन 2 प्रकार के हैं, एक फ्लैट रेट वाले, एक KWS वाले। हाँ ज्यादा फ्लैट रेट वाले लेते हैं। क्या हुआ, आप पढ़ोगे पावर सिस्टम तो रेटें होती है 3 प्रकार से। बिजली तो उत्पादन तो कर लेते हो, लेकिन बेचनी भी तो पड़ती है, नहीं तो पैसे नहीं आएंगे। तो वापस कोयला खत्म हो गया, कोयला कैसे लाएंगे, आपको पता नहीं कोयले की कितनी कमी चल रही है कि नहीं है। तो अब देखो पहला तो ये है कि Y बराबर A, इसे कहते हैं फ्लैट रेट, सीधा रिपे दे, बात खत्म। महीने के 2000, महीने के 3000, महीने के 4000। ओ है, घरों में नहीं है। हाँ वो किसानों को दिया गया है, राजस्थान में केवल किसानों को फ्लैट रेट दी गई है, किसानों को घर पे थोड़ी दी है। कृषि योग्य भूमि के लिए किसानों का मतलब उतना ही होता है, बाकी कोई नहीं, किसानों के घर से कोई लेन देन नहीं है। दूसरा होता है Y प्लस A प्लस BX, ठीक है। तो Y प्लस BX है, ये सॉरी Y है या Z है, जो भी है पता नहीं मुझे, Z, चलो वो A प्लस BX। A हो गए स्थायी शुल्क कि ये तो तुझे देना ही है, और ये हो गए मान लो आपके पास X है यूनिट, तो ये है रेट, प्रति यूनिट क्या रेट लगेगी। आपने 20 यूनिट निकाली है तो 1 यूनिट का 5 रुपए, तो 100 रुपए ये स्थायी शुल्क जो भी है, 130 230 जो भी है, वो जोड़ के फिर बिल जमा कराएंगे, यही होता है। तीसरा एक और होता है Z बराबर AX प्लस नहीं A प्लस BX प्लस CY, ऐसा होता है। इसमें होता है स्थायी शुल्क, शुरुआत में 500 यूनिट खपत करोगे तब तक तो रेट लगेगी ये,
500 यूनिट के बाद खपत करोगे तो रेट लगेगी ये 500, मैंने आंकड़ा माना है, कई जगह 500, कई जगह 100, कई जगह 200, ऐसा है ना। वो जैसे मान लो दिल्ली में केजरीवाल बिजली फ्री दे रहा है, तो उसमें क्या है, उन्होंने ये रेट लगा रखी है। उन्होंने कहा कि यदि मान लो आपके 200 यूनिट है ना, 200 यूनिट तक जो भी बिल बनेगा तो ये बनेगा, इसको तुरंत क्या कर देंगे, नील। 200 यूनिट के बाद में बिल बनेगा तो हम करेंगे ज्यादा रेट से चार्ज, तो ए प्लस बी एक्स प्लस सी वाई, ऐसे मतलब अलग अलग तरीका होता है ना, उपभोग करने का तरीका अलग अलग। सबसे पहले स्टार्टिंग उनको फ्लैट रेट समझ में आई, फिर उनको ये पता चला फ्लैट रेट में तो दिक्कत है, लोग कोई ज्यादा काम ले रहा, कोई कम काम ले रहा, सारे बराबर क्यों भरे, तो कहा ए प्लस बी एक्स कर दो, तो वो कर दिया। वो कर दिया तो उन्होंने कहा, फिर बड़े आए औद्योगिक वाले आए कि देखो कि तुम जो 500 यूनिट खपत कर रहा है उसको तुम 7 रुपये यूनिट से दे रहे हो, और हम आपकी ऊर्जा काफी ज्यादा ले रहे हैं, तो हमें थोड़ी तो सही रेट लगाओ। तो उन्होंने कहा फिर 500 यूनिट से ज्यादा पर रेट है तो चेंज कर देते हैं, चेंज करते हैं ना गवर्नमेंट की, तो वो रेट इसी हिसाब से चेंज है, तो कहा 500 यूनिट के बाद रेट चेंज कर देते हैं। तो ये तरीका होता है, तो ये विद्युत प्रदान करने का तरीका है। चलो सवाल है, चालीस वाट के 5 बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे ऑन रहते हैं या जलते रहते हैं, तो कुल मासिक विद्युत खपत ज्ञात करो। कुल मासिक विद्युत खपत ज्ञात करो भाई। साठ यूनिट है, तो आप कहेंगे भाई के डब्ल्यू एच बराबर क्या होता है, वाट इंटू घंटा बटा 1000। सबसे पहली बात बताओ, बल्ब कितने वाट का है, 40 वाट का, 40 वाट का कितना बल्ब है, 5। बताओ टोटल वाट कितना होगा, चालू करते 40 गुणा 5, एक बल्ब 40 वाट का, आपने 5 चलाए हैं, तो 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 कितने हुए, 40 गुणा 5, यानी कितने वाट हो गए, 200। ठीक है, ये तो हुआ वाट इंटू। अब बताओ कि एक दिन में कितने घंटा चलाया, 10, और बिल कितने का पूछा है, महीने का। एक दिन में 10 घंटा है तो 30 दिन में कितना घंटा हुआ, 10 गुणा 30, तो ये तो मेरे पास क्या है, वाट, और ये आया घंटा, कितने घंटे, बट्टा क्या लिखोगे, 1000। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 5 चौक 20, 20 दिए 60, तो कितने यूनिट आए भाई, 60। साठ वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 15 घंटे ऑन रहते हैं, तो कुल मासिक विद्युत खपत ज्ञात करो।
इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। कितना आया? 108। हो गया भाई? तो KWH बराबर क्या होगा? वाट कितना है? 40 इंटू कितना है? 4। अच्छा 60। हाँ 60 इंटू 4, 15 घंटा इंटू कितना दिन है? 30 बट्टा क्या करोगे? 1000। 0 0 0 0। 15 चौका 60, 60 का 6, ये 0 कैंसिल। तो बताओ KWH क्या आ गया भाई? 6 चंग 36, 36 दिए 108 यूनिट। अब बताओ इस चैप्टर से संबंधित किसी का कोई भी डाउट? हो गए? आपके डाउट सॉल्व हो गया होगा हैं? हाँ ये एक सवाल है भाई, रामायण में छपा मिलेगा। उष्मा का व्यवहारिक मात्रा क्या है? एक जगह जूल दिया और एक जगह कैलोरी दिया, आंसर कैलोरी करेक्ट है। हाँ हाँ, एक जगह जूल दिया और एक जगह कैलोरी दिया है। एक ही किताब में दो बार सवाल है और दोनों बार आंसर अलग अलग दिया, आंसर कैलोरी सही है। व्यवहारिक मात्रा कैलोरी होता है। यह सवाल है कि किसी वोल्टेज स्रोत से कई लैंप समांतर में लगे हैं, एक लैंप यदि जल जाए तो अन्य सभी लैंप क्या हो गए? ये जल जाए का मतलब है खराब हो जाए, मतलब जल जाए, वो जल जाए। एक तो जल जाए ऑन होता है, एक जल जाए मतलब जली जाए। तो यदि मान लो समांतर क्रम में आपने लगा रखे 4 लैंप, एक लैंप जल जाए तो बाकी लैंप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि समांतर कनेक्शन है। देखो जैसे मान लो ये रहा हमारे पास समांतर कनेक्शन, समांतर कनेक्शन है, मेरे ये कनेक्शन टूट गया तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ भी नहीं। लेकिन श्रेणी क्रम में है, ये टूट गया तो ये भी नहीं चलेगा, तो श्रेणी में प्रभाव पड़ता है, समांतर में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब प्रत्यावर्ती धारा ओम या प्रतिरोध से बहता है तो विद्युत शक्ति का उष्मा में स्थानांतरित होती है, वो यथार्थ शक्ति है। हम जैसे अभी अगले वीकेंड पर पढ़ेंगे ना, अगले सैटरडे संडे में एसी थ्योरी पढ़ेंगे। अभी तक हमने एसी पढ़ा नहीं, सवाल इधर आगे होगा। हम जब एसी पढ़ेंगे तो बताएंगे कि एसी में है ना हमारे पास शक्ति 3 प्रकार की होती है। एक तो वास्तविक शक्ति, एक प्रतिघाती शक्ति, एक आभासी शक्ति। वास्तविक शक्ति को सक्रिय शक्ति या यथार्थ शक्ति भी कहते हैं। जो पावर खपत होती है वो वास्तविक शक्ति से ही होती है। यदि रेफ्रिजरेटर के बिजली की खपत, यदि किसी रेफ्रिजरेटर के बिजली की खपत 680 KWH प्रति वर्ष है भाई,
ये दिया हुआ है, बिजली का खर्च 50 पैसे प्रति 50 kWh है। ये तो गणित है, इसको तो इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिकल से लेना देना भी नहीं रहा, गणित का सवाल हो गया है। समझो, ये कह रहा है कि एक है हमारे पास फ्रिज, फ्रिज है 680 kWh प्रति वर्ष खर्च करता है, तो 2 साल में कितना खर्च करेगा भाई? 680 गुणा 2 करेगा कि नहीं करेगा? इतना खर्चा होगा विद्युत का। अब देखो रुपए बिल क्या लगेगा, 50 पैसे प्रति 50 kWh, 50 kWh का 50 पैसे, 1 kWh का कितना हुआ? 1 पैसा। तो इस इतने kWh के क्या होंगे? इतने ही पैसे, बात खत्म है ना। 50 पैसे 50 kWh के, तो 1 पैसा 1 kWh का, तो इतने kWh के इतने ही पैसे जितने लिखे हुए, गुणा कर दो, कितना आएगा? ये 1360 है क्या? तो 13.60 रुपए कर दूं, 1360 पैसे होते हैं, पैसे को रुपए में बदल दो, 13.60। सवाल कुछ नहीं, तो गणित है इतनी सी। और कोई सवाल किसी का नहीं है? चलो अब देखो कि हम अगला चैप्टर पढ़ते हैं। मैं एक मिनट रिकॉर्डिंग चेंज कर देता हूँ।